देवांशी को किसी ने किडनैप कर लिया था और आयशा को जब कुछ नहीं सूझा तो उसने तुरंत रुद्र को कॉल करके सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया। अभीर अभी भी अपने ऑफिस में रियांश की सारी बातें सुन रहा था। तभी कैबिन का दरवाज़ा खुलता है और रुद्र की कैबिन में एंटर करता है। रुद्र जल्दी से अभीर के पास आकर कहता है, भाई भाभी को किसी ने किडनैप कर लिया है। मैंने अपने सभी बॉडीगार्ड को भाभी को ढूंढने के लिए कहा है। अभीर अपनी जेब से मोबाइल निकाल किसी को मैसेज करता है। उसके बाद फ़ोन अपनी पॉकेट में रख कर अपनी सख्त आवाज़ में कहता है, कार निकालो। अभीर सीधा कैबिन से बाहर निकल जाता है। अभीर के पीछे ही रियांश और रुद्र भी बाहर चले जाते हैं। अभीर, रुद्र और रियांश लिफ्ट से नीचे आते हैं। वहाँ पर सभी गार्ड्स और ड्राइवर पहले से ही गाड़ियों के साथ मौजूद थे। अभीर जाकर कार में बैक सीट पर बैठ जाता है। रियांश पैसेंजर सीट पर और रुद्र ड्राइवर को हटाकर खुद ड्राइव करने लगता है। रुद्र अबीर से पूछता है, भाई हमें जाना कहाँ है? रुद्र के पूछने के साथ ही अबीर के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आती है। अबीर जब मोबाइल को देखता है तो उस पर एक एड्रेस आया था। अबीर रुद्र को उस एड्रेस पर ले जाने को कहता है। रियांश अबीर से पूछता है, अबीर ये एड्रेस किस जगह का है और हमें वहाँ क्यों जाना है? रियांश के पूछने पर अबीर बताता है, दिवांशी के मंगलसूत्र में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है, ये उसी की लोकेशन है। अबीर की बात सुन रियांश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं रुद्र गाड़ी को फुल स्पीड से आगे बढ़ा देता है। उनके पीछे ही सभी गार्ड्स की गाड़ियां भी निकल जाती है। ये लोकेशन शहर के बाहर एक वेयर हाउस की थी। अबीर का चेहरा इस समय बहुत शांत था, लेकिन वही जानता था कि उसे इस समय दिवांशी की कितनी चिंता हो रही थी। अबीर अपने मन में ही कहता है, रैबिट प्लीज सेफ रहना। कुछ समय पहले वो एक वैन जिसने दिवांशी को किडनैप किया था वो शहर के बाहर आकर रुकती है। उस वैन से दो आदमी दिवांशी का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए बाहर निकालते हैं। वो दिवांशी को सीधे उस बंद पड़ी बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं। वो दोनों आदमी दिवांशी को ले जाकर उस बिल्डिंग के बीच में पटक देते हैं। उस बिल्डिंग में बहुत सारे आदमी मौजूद थे। दिवांशी उस जगह को गौर से देख रही थी, साथ ही डर भी रही थी। दिवांशी भला इस जगह को कैसे भूल सकती थी? ये उसके अतीत की सबसे बुरी यादों में से एक याद थी। उस जगह पर एक लोहे के केस के अंदर बहुत सारी लड़की मौजूद थी जिन्हें पकड़ कर रखा गया था। बहुत सारे आदमी थे जो सभी क्रिमिनल्स थे। यहाँ पर लड़कियों को किडनैप करके बेचा जाता था। दिवांशी उस जगह को देखकर अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक, एक लड़की जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, वो बेहवास सड़क पर भागे जा रही थी। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। वो नंगे पैर लगातार भाग रही थी जिससे उसके पैरों से खून निकलने लगा था। ये लड़की कोई और नहीं दिवांशी थी जो किसी से बचकर भाग रही थी। दिवांशी को भागते हुए एक कार के साथ कुछ आदमी खड़े दिखते हैं। दिवांशी उनके पास आकर अपनी तेज सांसों को संभालते हुए कहती है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। वो तीनों आदमी तो दिवांशी की खूबसूरती में ही खो गए थे। दिवांशी के बाल बिखरे हुए थे, चेहरे और कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, पैर में कुछ नहीं था, लेकिन वो अभी भी बहुत सुंदर लग रही थी। उनमें से एक आदमी आराम से पूछता है, मिस हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? दिवांशी बार बार पीछे देखती हुई कहती है, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। वो तीनों आदमी दिवांशी को कार में बैठने को कहते हैं। दिवांशी भी उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और कार में बैठ जाती है। दिवांशी के बैठने के बाद वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद उनकी कार शहर से बाहर उसी बिल्डिंग में आकर रुकती है। दिवांशी जब बाहर निकलकर उस बिल्डिंग को देखती है तो वो चौंक जाती है। वो पलटकर पीछे लोगों को देखती है। वो तीनों चेहरे पर एक ईवल स्माइल के साथ दिवांशी को देख रहे थे। दिवांशी को उन्हें देख अब डर लग रहा था। पहला आदमी कहता है, यार आज तो बिना किसी मेहनत के अच्छा माल मिल गया। दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ यार बड़ी कीमत मिलेगी इसकी। उनकी बात सुन दिवांशी तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से एक पकड़कर दिवांशी की कार पर थप्पड़ मारते हुए कहता है, अरे ये तो भागने की कोशिश कर रही है, पर अफसोस अब तुम ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो दिवांशी को जबरदस्ती उस खंडर बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं। उस बिल्डिंग में बहुत सारे आदमी थे, साथ ही वहाँ बहुत लड़कियां भी थी जिन्हें भी शायद दीपांशी की तरह ही किडनैप करके लाया गया था। एक आदमी जिसका पेट बाहर निकला हुआ था वो चलकर उनके पास आता है, अपने चेहरे पर एक मक्कार स्माइल के साथ कहता है, अरे वाह मोहन, आज तो तूने कमाल कर दिया, बढ़िया माल लाया है, इसकी तो अच्छी कीमत मिलेगी। जा जाकर अपना इनाम ले ले। ये आदमी कोई और नहीं, इनका बॉस था जिसे सभी कालिया के नाम से जानते थे। ये लड़कियों की तस्करी करता था, उन्हें पकड़कर अमीर लोगों की रातें रंगीन करने के लिए उन्हें बेच देता था। देवांशी उस आदमी को देखकर रोते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? देवांशी की बात सुनकर वो बॉस बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए कहता है, यहाँ जो एक बार आ गया वो कभी वापस नहीं जाता है, और तुझे मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ? तू तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। वो फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वहाँ खड़ा हर शख्स ज़ोर से हंस रहा था, साथ ही देवांशी को गंदी नज़र से देख रहा था। हर आदमी देवांशी को अपने लिए चाहता था, लेकिन उनकी किस्मत नहीं थी। इस लड़की को बंद करो और इसकी एक अच्छी सी फ़ोटो हमारे क्लाइंट को भेजो, ताकि वो इसकी कीमत लगा सके, और जो इसकी कीमत अच्छी देगा
उसके बारे में मुझे बताना। बॉस सभी को ऑर्डर देता है। 2 आदमी आकर देवांशी को खींचते हुए ले जाते हैं और उसे एक लोहे के सेल में बंद कर देते हैं। उसी के पास वाले सेल में बहुत सारी लड़कियां बंद थी, लेकिन उसे इनसे अलग बंद किया गया था। देवांशी डरते हुए सारी चीज़ों को देख रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि वो एक मुसीबत से बचकर दूसरी मुसीबत में फँस गई थी। देवांशी को उसके बाद 2 दिनों तक पकड़ कर रखा गया था। इस बीच उसे टॉर्चर भी किया जाता था। फिर एक दिन उन लोगों के पास एक ऑर्डर आया जिसमें देवांशी के लिए किसी ने 1 करोड़ रुपए दिए थे। उन लोगों ने देवांशी को बेहोश कर दिया। उसके बाद जब उसकी नींद खुली तो वो एक होटल रूम में बेड पर थी। जब थोड़ी देर बाद देवांशी की आँख खुली तो उसे महसूस हुआ कि वो एक मुलायम बेड पर है और उसके ऊपर कुछ भार है। जब देवांशी अपनी आँख खोलकर देखती है तो उसके ऊपर एक आदमी था जिसका चेहरा वो साफ तरह से नहीं देख पा रही थी। वो आदमी जैसे ही देवांशी को होश में आता हुआ देखता है, देवांशी को किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ऐसा करता इससे पहले ही देवांशी के हाथों में एक वाश आ जाता है। वो उस वाश को उस आदमी के सर पर मार देती है, जिससे उसके सर से खून बहने लगता है। वो आदमी तुरंत देवांशी से दूर होकर बेड से खड़ा हो जाता है। देवांशी इसी मौके का फ़ायदा उठाकर बेड से खड़ी होकर कमरे से बाहर निकल भाग जाती है। देवांशी की इस तरह भागने पर वो भी उसे पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन उससे पहले ही देवांशी रूम से बाहर निकल चुकी थी। वो आदमी अपने गार्ड से देवांशी को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन देवांशी पहले ही लिफ्ट में घुस चुकी थी। देवांशी लिफ्ट में थी। उसे नहीं पता था ये लिफ्ट कहाँ जा रही है। देवांशी पर उस समय नशा हावी हो रहा था। उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा था। लिफ्ट जैसे ही खुलती है, देवांशी लिफ्ट से बाहर आकर कॉरिडोर में लड़खड़ाते हुए कदमों से चली जा रही थी। वो हर रूम का दरवाज़ा मदद के लिए नॉक कर रही थी। देवांशी एक रूम का दरवाज़ा नॉक करते हुए कहती है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तभी उस रूम का गेट खुलता है और एक बड़ा-सा हाथ बाहर निकल कर देवांशी को कमर से पकड़ रूम में खींच लेता है। तभी 2 बॉडीगार्ड देवांशी को ढूँढते हुए वहाँ आते हैं, लेकिन देवांशी को वहाँ ना देखकर वो उसे ढूँढने के लिए आगे चले जाते हैं। वैसे भी ये एक प्राइवेट एरिया था, यहाँ उनका ज़्यादा देर तक रुकना उनके लिए अच्छा नहीं था। रूम के अंदर देवांशी दरवाजे से लगी हुई थी। अचानक खींचने की वजह से उसने डर से अपनी आँखें बंद कर ली थी। देवांशी डरते हुए अपनी आँखें खोलती है तो उसकी नीली आँखों से अबीर की काली नसीली आँखों से मिल जाती है। अभीर का एक हाथ देवांशी की कमर पर था तो दूसरा हाथ उसके सर की साइड में दरवाजे पर था। उन दोनों के शरीर एक दूसरे से चिपके हुए थे, जिससे वो एक दूसरे के शरीर से निकलती गर्मी को महसूस कर सकते थे। अभीर रूम की हल्की लाइट में देवांशी के छोटे से चेहरे और उसकी खूबसूरती को देख मदहोश हो रहा था। इस समय देवांशी ने एक ब्लैक वन पीस पहना था, जिसमें से देवांशी की बॉडी साफ साफ विजिबल थे, जो अभीर को मदहोश कर रहे थे। देवांशी अभीर से कुछ कह पाती उससे पहले ही अबीर अपने होंठ देवांशी के होठों पर रख उसे किस करने लगता है। देवांशी अपने हाथ अबीर के सीने पर रख उसे धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन अबीर देवांशी के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर कर उसे और ज़्यादा अग्रेसिव के साथ में किस करने लगता है। देवांशी पर धीरे-धीरे नशा हावी हो रहा था, जिससे उसका भी अपनी बॉडी से कंट्रोल लूज़ होने लगा था। अबीर के बहुत समय तक किस करने की वजह से देवांशी को अब सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। देवांशी वापस से अबीर की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। किस करते हुए जब अबीर की सांसें फूलती है तो उसके होठों को आज़ाद कर उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है। कुछ समय बाद अबीर वापस देवांशी के होठों पर किस करने लगता है। अबीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो देवांशी के होठों का सारा रस ही पी जाएगा। अबीर देवांशी को गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाता है। इस बीच उनकी किस ब्रेक नहीं हुई थी। अबीर देवांशी को बेड पर लिटाकर और अग्रेसन के साथ किस करने लगता है। देवांशी पर भी अब पूरी तरह से नशा हावी हो चुका था। देवांशी को नहीं मालूम था उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। बहुत देर तक देवांशी को किस करने के बाद अभीर वापस देवांशी की गर्दन पर किस करने लगता है। किस करते हुए अभीर देवांशी की गर्दन पर अचानक से बाइट कर लेता है, जिससे देवांशी के मुंह से हल्की चीख निकल जाती है, लेकिन देवांशी की चीख अभीर को और एक्साइटेड कर रही थी। अभीर अब लगातार देवांशी की गर्दन और कॉलर बोन पर किस किए जा रहा था, जिसे देवांशी ना चाहते हुए भी मौन कर रही थी। जब अभीर से नहीं रहा जाता तो वो देवांशी के जो एक वन पीस पहना हुआ था उसे एक झटके से नीचे फेंक देता है। अब अभीर के सामने देवांशी सिर्फ ब्लैक अंडरगारमेंट में थी। देवांशी को देख अभीर भी पागल हो रहा था। जब अभीर से और कंट्रोल नहीं होता तो वो देवांशी के ऊपर से हटकर अपने कपड़े उतारने लगता है। देवांशी जो अभीर के इस तरह रुकने से उसे देख रही थी, अभीर को अपने कपड़े उतारता देख अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। अभीर देवांशी के कपड़े भी अलग कर देता है। अभीर वापस से देवांशी के ऊपर आ जाता है। वो देवांशी के पैरों के बीच जगह बनाते हुए वापस देवांशी के होठों की तरफ झुकते हुए कहता है, रिलैक्स योर बॉडी। देवांशी कुछ समझ पाते उससे पहले ही देवांशी को किस करते हुए देवांशी को अपने नीचे कुछ हार्ड महसूस होता है, जिससे देवांशी की आंखें बड़ी हो जाती है।
देवांशी कुछ करती उससे पहले ही उसके शरीर में दर्द से एक तेज लहर दौड़ जाती है। देवांशी चीखने को होती है, लेकिन अभीर की किसके कारण देवांशी की चीख उसके मुंह में ही दब जाती है। अभीर देवांशी के अंदर एंटर कर चुका था, जिससे देवांशी को बहुत दर्द हो रहा था। अभीर भी महसूस कर चुका था कि ये देवांशी का फर्स्ट टाइम है, जिससे किस करते हुए ही उसके होंठ हल्के ऊपर झुक जाते हैं। अभीर देवांशी की कमर को रब करने लगता है ताकि उसका उसका दर्द कुछ कम हो सके। जब अभीर को महसूस होता है देवांशी का दर्द कम हो गया है, तो वो अपने कमर को मूव करना स्टार्ट करता है। कुछ देर में उस कमरे में अभीर की गहरी सांसों और देवांशी की सिसकी और मौन करने की आवाज गूंज रही थी। आधी रात को अभीर देवांशी से दूर होता है। वो देवांशी के सोते हुए मासूम चेहरे को देखता है, जिस पर थकावट और दर्द की लकीरें थी, लेकिन एक चमक भी थी। अभीर देवांशी के माथे पर किस कर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। फ्लैशबैक एंड किसी के कदमों की आवाज सुनकर देवांशी अपने सेंस में आती है। वो अपना सर ऊपर करके देखती है तो उसके सामने चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल लिए उनका बॉस कालिया चलकर आ रहा था। कालिया को देख देवांशी डरते हुए पीछे होने लगती है। कालिया देवांशी के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहता है, क्यों भागने की कोशिश की थी ना तुमने? साली तेरी वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ है। पहली बार कालिया अपना असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाया, और वो भी तेरी वजह से। तेरी वजह से कालिया की बहुत बेइज्जती हुई है, और इसका हर्जाना तो तुझे चुकाना होगा। फिर कालिया देवांशी के पूरे शरीर को अपनी आंखों से स्किन करते हुए कहता है, लेकिन उससे पहले आज मैं तुझे चखूंगा, क्योंकि तेरे जैसा माल बार बार थोड़ी ना मिलता है। अपनी बात बोलकर वो बहुत ही गंदे तरीके से हंसने लगता है, जिससे देवांशी को और डर लग रहा था। वो देवांशी को उसके बालों से पकड़ते हुए खींच कर एक रूम में ले जाने लगता है। देवांशी अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। वो बॉस देवांशी को खींचते हुए रूम में ले जाता है, जिसे देखकर बाकी सभी हंस रहे थे। साथ ही बाकी लड़कियां देवांशी की सेफ्टी के लिए प्रे कर रही थी। वो सभी अच्छे से जानती थी आखिर कालिया कितना खतरनाक है। कालिया जब देवांशी को खींचते हुए कमरे में लाता है, उस कमरे में एक बेड और सोफा मौजूद था। शायद ये कालिया का पर्सनल रूम था। उस रूम में बेड पर एक लड़की पहले से ही बहुत बुरी हालत में पड़ी थी। उस लड़की की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था उसके साथ क्या हुआ होगा। कालिया जाकर उस लड़की को बिस्तर से नीचे फेंक देता है, जिससे वो लड़की धीरे धीरे अपने होश में आ रही थी। लेकिन कालिया इस बात पर ध्यान दिए बिना देवांशी को बेड पर पटक खुद उसके ऊपर आकर उसको चूमने की कोशिश करने लगता है। अभीर और बॉडीगार्ड की कार भी उस पुरानी बिल्डिंग के बाहर आकर रुक गई थी। अभीर जल्दी से कार से बाहर निकलकर अपनी गन को लोड करता है। रियांश, रुद्र और बॉडीगार्ड भी वहां अपनी गन को लेकर तैयार हो जाते हैं। अभीर भागता हुआ सीधा उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। वो अपने रास्ते में आ रहे सभी आदमियों को गोली मार रहा था। गोलियों की आवाज सुनकर अंदर सभी लोग अलर्ट हो गए थे। अबीर के पीछे रुद्र और रियांश और बाकी बॉडीगार्ड भी आ रहे थे। रियांश अबीर का गुस्सा देखते हुए कहता है, लगता है आज खून की नदियां बहने वाली है। इन लोगों ने इसके अंदर के शैतान को जगाकर गलती कर दी है। पर रुद्र एक आदमी के मुंह पर मुक्का मारते हुए कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है, बस भाभी ठीक हो, वरना भाई इस पूरी जगह को आग लगा देंगे। वो सभी जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, इतनी सारी लड़कियों को बंद देख वो समझ जाते हैं कि यहाँ क्या होता है। अभी तो ये देखकर बहुत गुस्से में था। देवांती को हाथ लगाने वाले को वो नर्क के दर्शन करवाने वाला था। रेयांश इतनी सारी लड़कियों को देख गुस्से से कहता है, ये कमीना तो यहाँ रैकेट चला रहे हैं। अभी सभी लड़कियों को फ्री करने का और यहाँ मौजूद हर किसी को बिना रहम के मारने को कहता है। साथ ही खुद भी सभी लोगों को मार रहा था। अबीर के हट्टे कट्टे गार्ड्स के सामने तो वो लोग टिक ही नहीं पा रहे थे। वो सभी गार्ड उन लोगों को बहुत बुरे तरीके से मार रहे थे। अंदर रूम में देवांती बार बार कालिया को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी, जिससे परेशान होकर कालिया देवांती के गालों पर एक थप्पड़ मारता है, जिससे देवांती सुन्न हो जाती है। साथ ही उसके होठों के किनारों से खून बहने लगता है। कालिया अपने पैंट से बेल्ट निकाल कर उसे अपने हाथ पर लपेटते हुए कहता है, साली ज्यादा नखरे दिखा रही है, तुझे तेरी औकात मैं बताता हूँ। फिर वो देवांशी को बेल्ट से मारना शुरू करता है, जिससे देवांशी दर्द में चिल्लाने लगती है। लेकिन कालिया को इसमें मजा आ रहा था। बहुत देर देवांशी को मारने के बाद जब देवांशी मूवमेंट करना बंद कर देती है, तो एक साइड में बेल्ट फेंक वापस देवांशी के ऊपर आ जाता है। कालिया देवांशी के ड्रेस के एक तरफ की बाजू फाड़ देता है, जिसे देवांशी अपने सेंस में आकर खुद को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शरीर में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने आप को हिला सके। देवांशी डर से अपने अंदर ही सिकुड़ी जा रही थी। कालिया वापस से देवांशी के ऊपर आकर उसे चूमने की कोशिश करने लगता है, लेकिन देवांशी अपने शरीर की सारी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। देवांशी अपने आप को बचाने की कोशिश में देवांशी के हाथ चाय टेबल पर रखा हुआ फ्लावर पॉट हाथ आता है। देवांशी जल्दी से उस फ्लावर पॉट को उठा
उठाकर कालिया के सर पर मार देती है। अचानक हुई वार से कालिया अपने आप को संभाल नहीं पाता और देवांशी को छोड़ देता है। देवांशी उसकी पकड़ से छूटते ही भागने की कोशिश करती है, लेकिन रूम का दरवाजा लॉक था। देवांशी हड़बड़ाहट में रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। देवांशी दरवाजा खोल रूम से बाहर निकल पाते उससे पहले ही कालिया देवांशी को वापस बेड पर पटक देता है। देवांशी के मारने की वजह से उसके सर से हल्का-हल्का खून बह रहा था, साथ ही उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया था। वो गुस्से से दहाड़ते हुए कहता है, साली तेरी इतनी हिम्मत तो मुझे मारेगी कालिया को, अब मैं तेरी वो हालत करूंगा तो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। फिर वो देवांशी के ऊपर आ उसको बाइट करने लगता है, जिससे देवांशी की चीखें निकल रही थी। अब तक देवांशी अपनी सारी हिम्मत खो चुकी थी। वो एक बेजान लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन तभी वो पहले वाली लड़की जो बेहोश थी वो होश में आ जाती है। कालिया को इस तरह देवांशी को नोचता देख वो अपनी नजरें चारों तरफ घुमाती है, तो उसकी नजर जमीन पर पड़े फ्लावर पॉट पर जाती है। वो अपनी सारी ताकत जुटाकर खड़ी होती है। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके उस फ्लावर पॉट को कालिया के सर पर मार देती है, जिससे एक तेज आवाज के साथ वो फ्लावर पॉट टूट जाता है और वो बॉस भी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वो लड़की जल्दी से देवांशी को उठाती है और उसे बाहर चलने का इशारा करती है। उस लड़की की हालत हद से ज़्यादा ख़राब थी, उसके सारे कपड़े फटे हुए थे, पूरे शरीर पर चोटें थी और सर से भी खून निकल रहा था, लेकिन वो फिर भी देवांशी की मदद करने की कोशिश कर रही थी। देवांशी और वो लड़की एक-दूसरे के सहारे से जल्दी से उस रूम का गेट खोलकर बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही उनकी नज़र बहुत सारे काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड पर जाती है, जो उन सभी बुरे लोगों को मार रहे थे। इतने सारे आदमी वो भी गन के साथ देख वो लड़की डरकर देवांशी के पीछे छप जाती है। शायद उसके साथ जो हुआ था उसके बाद इतने सारे मर्दों को देखकर वो लड़की डर रही थी। सभी का ध्यान भी अब देवांशी और उस लड़की की तरफ आ गया था। लेकिन देवांशी का ध्यान तो सिर्फ अपने सामने मौजूद अभीर पर था, जो गुस्से में एक आदमी को मारते हुए देवांशी के बारे में पूछ रहा था। तभी अभीर को भी देवांशी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो अपना सर ऊपर करके देवांशी को देखता है। देवांशी को इतनी बुरी हालत में देख अभीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सीने के ऊपर कोई गोलियां चला रहा हो। अभीर की आंखों के सामने देवांशी का हंसना, डरना, उसकी घबराहट, बच्चों जैसी हरकतें, अबीर की केयर करना, ये सब एक रील की तरह चल रहा था। अबीर को देखते वांसी उस लड़की को छोड़ अबीर की तरफ दौड़ती है। वो अब सिर्फ अबीर के गले लगकर रोना चाहती थी, लेकिन उसके कदम कुछ सोचकर बीच में ही रुक जाते हैं। देवांशी के दिमाग में चल रहा था कि वो अबीर के काबिल नहीं है, उसे अब कोई हक नहीं बनता कि वो अबीर के पास जाए। देवांशी ऐसे ही बहुत सारी बातें सोच रही थी, लेकिन किसी के गले लगाने पर वो अपने सेंस में आती है। देवांशी जब अपना सर ऊपर करके देखती है तो ये अबीर था जिसने देवांशी को गले लगाया था। अबीर के गले लगाने पर देवांशी भी अबीर को गले लगा लेती है। वो दर्द जो उसने अपने अंदर समेट रखा था अब उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा था। अबीर देवांशी को गले लगाकर उसकी बैग को सहलाते हुए शांत कराने की कोशिश करने लगता है। देवांशी को शांत कराते हुए अबीर को अचानक से भार महसूस होता है। वो अपने सीने से देवांशी का सर बाहर निकाल कर देखता है तो देवांशी बेहोश हो चुकी थी। अभीर जल्दी से देवांशी के गालों को थपथपाते हुए कहता है रैबिट वेकअप, रैबिट उठो। लेकिन देवांशी को कोई मूवमेंट ना करने पर अभीर चिल्लाते हुए कहता है गाड़ी निकालो। अभीर जल्दी से देवांशी को अपनी गोद में उठाकर बाहर भागता है। रियांश भाई, आप प्लीज़ यहाँ का देखिए, मैं भाई के साथ जाता हूँ, कहते हुए रुद्र भी अभीर के पीछे निकल जाता है। अभीर देवांशी को अपनी गोद में लेकर कार की बैक सीट पर बैठ जाता है। रुद्र भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गाड़ी को हॉस्पिटल के रास्ते पर दौड़ा देता है। अभीर की नज़र देवांशी के चेहरे पर थी, जो पूरी तरह से मुरझा गया था। अभीर ने देवांशी को अपने सीने से लगा रखा था। अभीर की पकड़ देवांशी पर इतनी तेज थी, जैसे अगर उसने देवांशी पर थोड़ी भी अपनी पकड़ ढीली की तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। अभीर और रुद्र के जाने के बाद रियांश अभी गार्ड को भी हाँ, जो भी ज़िंदा बचा है उसे पकड़ने को कहता है। आखिर में रियांश की नज़र उस लड़की पर जाती है जो अपनी डरी हुई नज़रों से उन्हें ही देख रही थी। उस लड़की की इतनी ख़राब हालत देख रियांश अपना कोट निकाल कर अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाता है। रियांश को अपनी तरफ आते देख वो लड़की चिल्लाते हुए अपने कदम पीछे लेने लगती है। नहीं, दूर रहो, पास मत आना, मेरे पास मत आना, कहते हुए अचानक वो लड़की चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। उस लड़की के बेहोश होने पर रियांश तुरंत भागकर उसके पास आता है और उसे अपने कोट से कवर कर उसके चेहरे को थपथपाते हुए कहता है तुम्हें क्या हुआ, अपनी आंखें खोलो। लेकिन उस लड़की की कोई भी मूवमेंट ना करने पर रियांश गौर से उस लड़की के चेहरे को देखता है। उस लड़की की उम्र 19-20 साल होगी, साथ ही उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। उसके कपड़े फटे हुए थे या फिर वो ना के बराबर कपड़े थे। रियांश अब बिना कोई वक्त गवाए उस लड़की को अपने गोद में उठाकर जल्दी से बाहर जाते हुए गाड़ी निकालने को कहता है। इधर दूसरी तरफ आधे घंटे में अबीर की कार मुंबई के शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है।
अबीर जल्दी से देवांशी को अपनी गोद में लेकर हॉस्पिटल के अंदर एंटर करता है। अबीर देवांशी को लेकर सीधा 5th फ्लोर पर जाता है। रुद्र ने पहले ही पूरे फ्लोर को खाली करवा दिया था। साथ ही मिहिर डॉक्टर की एक बड़ी टीम के साथ ही अबीर का इंतजार कर रहा था। मिहिर जल्दी से अबीर से देवांशी को स्ट्रक्चर पर लिटाने के लिए कहता है। वो देवांशी को आईसीयू वार्ड में ले जाते हुए अबीर और बाकी सभी को बाहर वेट करने का कहता है। अबीर देवांशी को अकेला छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन रुद्र और मिहिर के समझाने पर वो मान जाता है। इतनी देर में रियांश भी उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। वो जल्दी से डॉक्टर से उस लड़की को चेक करने को कहता है। उस लड़की की इतनी बुरी हालत देखकर वो डॉक्टर जल्दी से उस लड़की को आईसीयू में एडमिट करते हुए कहता है, आप इस लड़की की क्या लगते हैं? वो डॉक्टर एक मिडिल एज आदमी था और उस लड़की को देख साफ पता चल रहा था उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन रियांश उस डॉक्टर पर गन पॉइंट करते हुए कहता है, लगता है तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है, जल्दी से इसका इलाज शुरू कर, वरना तुझे तेरे इलाज के लिए डॉक्टर नहीं मिलेगा। रियांश भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं था। वो डॉक्टर जल्दी से डरकर अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, ओके सर, मैं अभी इनका इलाज शुरू करता हूँ। देवांशी की साइड वाले आईसीयू वार्ड में ही उस लड़की का इलाज शुरू हो जाता है। अब जाकर रियांश अबीर को देखता है, जो अपनी बेबस नज़रों से सामने आईसीयू वार्ड की चलती हुई लाल लाइट को देख रहा था। रियांश ने आज अबीर को दूसरी बार इतना बेबस देखा था। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद अबीर ने अपने आप को पत्थर का बना लिया था, लेकिन आज देवांशी की हालत ने अबीर को फिर से तोड़ दिया था। रियांश अबीर के कंधे पर हाथ रखकर उसे सिंपैथी देते हुए कहता है, भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अबीर रियांश को देख अपना सर सिर्फ हाँ में हिलाकर पास रखी चेयर पर बैठ जाता है। रियांश को इस समय अबीर को इस तरह देख बहुत बुरा लग रहा था। देवांशी के आने के बाद अबीर बदलने लगा था, लेकिन आज उसे लग रहा था जैसे कि पहले वाला अबीर हो। इसी तरह 2 घंटे बीत जाते हैं। अब तक आयशा भी वहां पहुंच चुकी थी। तभी आईसीयू की लाइट बंद होती है और वार्ड के अंदर से मिहिर चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लेकर बाहर आता है। मिहिर को देख सभी उसके चारों तरफ से इकट्ठा होकर देवांशी के बारे में पूछने लगते हैं। सभी को इतनी जल्दबाजी करता देख मिहिर गहरी सांस लेकर कहता है, भाभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बेहोश है और होश में कब तक आएंगे इसके बारे में कह नहीं सकते। उन्हें अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, तो अभी उनसे कोई भी नहीं मिल सकता। दीवान से ठीक है, ये बात सुनते ही सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रेहान मिहिर को मारते हुए कहता है, साले इतना सस्पेंस बनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन अबीर सभी को इग्नोर करके अपने कदम आईसीयू वार्ड के अंदर बढ़ा देता है। मिहिर अबीर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेयांश मिहिर को रोक लेता है। अबीर के अंदर जाते ही एक नर्स भागकर मिहिर के पास आकर कहती है, सर, वो जो दूसरी मैडम है उनकी हालत खराब हो रही है, सीनियर डॉक्टर ने आपको बुलाया है। उस नर्स की बात सुनकर रियांश तेज आवाज में पूछता है, क्या हुआ उसको? रियांश को पैनिक करता देख मिहिर उसे शांत करते हुए कहता है, तू शांत हो जा और मैं अभी जाकर देखता हूँ। मिहिर अपने पीछे खड़े डॉक्टर के साथ आईसीयू की तरफ चला जाता है। अबीर अंदर आकर बेड पर लेटी दीवानसी को देखता है, जिसका चेहरा पूरी तरह से मुरझा चुका था। दीवानसी का हाथ जिसमें ग्रीप लगी थी उसे अपने हाथ में लेकर दीवानसी को देखने लगता है। बहुत देर बाद एक नर्स वार्ड में आती है। वो अबीर को देख डरते हुए कहती है, सर, हमें मैम को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा, प्लीज क्या आप बाहर जा सकते हैं? अबीर एक नज़र उस नर्स को देखता है, जिसे उसकी तो डर से हालत खराब हो जाती है। फिर दीवानसी के चेहरे को देख उसका हाथ आराम से बेड पर रख रूम से बाहर निकल जाता है। अबीर वार्ड से बाहर निकलता है। अब तक अबीर के चेहरे पर जो शांति के भाव थे वो खतरनाक हो चुके थे। इस समय अबीर नर्क से आया हुआ राक्षस लग रहा था। अबीर बाहर आकर रियान से अपनी शांत मगर भयानक आवाज में कहता है, वो लोग कहाँ है? अबीर के एक्सप्रेशन देख रियांश भी अच्छे से समझ चुका था अब क्या होने वाला है। रियांश आराम से कहता है, वो अड्डे पर है। अबीर अब आगे कुछ नहीं कहता और हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। रियांश और रुद्र भी अबीर के पीछे चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले रुद्र आयशा से दीवानसी का ख्याल रखने को बोलकर जाता है। साथ ही उन्होंने बहुत सारे गार्ड्स को भी सेफ्टी के लिए तैनात कर दिया था। वो तीनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उनके पीछे गार्ड्स की 2 कारें भी निकल जाती है। कुछ समय में उनकी गाड़ी उसी पुराने विला के आगे रुकती है। अबीर अपनी कार से निकल विला के अंदर चला जाता है। रुद्र और रियांश भी उसके पीछे ही मौजूद थे। अबीर एक रूम में जाता है। वहां पर वही कालिया बॉस था जिसे वीडियो से बांध कर रखा गया था। उस पर लगातार नुकीले स्पाइस वाले हंटर से मारा जा रहा था। साथ ही उस पर ठंडा पानी डाला जा रहा था ताकि वो होश में रहे। एक गार्ड जल्दी से अबीर के आगे एक चेयर रख देता है। अबीर उस चेयर पर बैठ अपने सामने मौजूद कालिया को देखता है। अपने सामने किसी के बैठने पर कालिया अपना सर ऊपर करके देखता है, लेकिन अबीर को देखते उसकी रूह तक कांप जाती है। अबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन इतने खतरनाक थे जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। अबीर उसे फ्री करने का इशारा करता है। अबीर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर अपनी खतरनाक आवाज में पूछता है, तुम्हारे साथ कौन कौन है? अबीर की बातों का मतलब कालिया अच्छे से समझ रहा था। अबीर जानना चाहता था आखिर उसके पीछे और किन लोगों का हाथ है, क्योंकि इतना बड़ा काम कालिया बिना किसी की मदद के नहीं कर सकता था। अबीर ने फैसला कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी दीवानसी को तकलीफ हुई है
वो उसे जड़ से खत्म कर देगा। शुरुआत में तो कालिया कुछ नहीं बोलता, तो अबीर गार्ड को उसे टॉर्चर करने का इशारा करता है। वो गार्ड जब दोबारा कालिया को टॉर्चर करते हैं तो वो दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, मैं तैयार हूँ सब कुछ बताने के लिए, प्लीज मुझे छोड़ दो। अबीर गार्ड को रुकने का इशारा करता है। कालिया दर्द से कराहते हुए कहता है, इसमें शहर के मेयर धनराज का हाथ है, वही लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बेचता है। मैं तो बस उसके लिए काम करता हूँ। कालिया की बात सुन अभय रियान से कहता है, शंकर को बुलाओ, उसे ये सब हैंडल करने को कहो। रियान से अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, मैंने पहले ही उसे आने को कह दिया है। रुद्र अबीर से पूछता है, भाई अब इसका क्या करना है? अबीर वापस कालिया को देख एक गार्ड को कुछ इशारा करता है। वो गार्ड वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद वो गार्ड अपने हाथ में एक सूटकेस लेकर आता है। उसमें से एक पर्पल कलर का लिक्विड इंजेक्शन में भरकर कालिया की गर्दन में लगा देता है। इंजेक्शन लगते ही कालिया घबराते हुए कहता है, ये तुम लोगों ने अभी मुझे किस चीज का इंजेक्शन लगाया है? तुमने कहा था अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं तो तुम मुझे जाने दोगे। कालिया की बात सुन अबीर हंसते हुए कहता है, मुझसे जुड़े लोगों को कोई खरोच भी पहुंचाने की कोशिश करता है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन तूने तो अभीर सिंह ओबरॉय की बीवी को, उसके गुरूर को चोट पहुंचाई है और तू चाहता है मैं तुझे इसके बाद भी जिंदा छोड़ दूं। कहते हुए अबीर अपने दांत पीस लेता है। रियांस पीछे से हंसते हुए कहता है, तुझे मालूम है ये इंजेक्शन किस चीज का है? चल मैं ही तुझे बताता हूँ। इसमें एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जो तेरे शरीर में जाते ही तुझे मारने लगेगा। सबसे पहले तुझे असहनीय दर्द होगा, उसके बाद तेरे नाक और मुंह से खून निकलेगा, फिर 2 घंटे बाद तेरी बहुत ज़्यादा तड़पने से मौत हो जाएगी। रेयांस की बात सुन तो कालिया की हालत खराब हो जाती है। वो अच्छे से जानता था कि आखिर अबीर सिंह ओबरॉय कितना क्रूएल है, लेकिन उसने इतनी ज़्यादा दर्दनाक मौत के बारे में नहीं सोचा था। अबीर और बाकी सभी उसे उसी रूम में छोड़कर बाहर आ जाते हैं। अब रूम में सिर्फ कालिया की दर्दनाक चीखे की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। वो तीनों वापस अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। उनकी कार जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर रुकती है, वो तीनों लिफ्ट से वापस 5th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। अबीर अब सीधा देवांशी को देखना चाहता था। अब तक देवांशी को नॉर्मल वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अबीर देवांशी को देखने जा पाता, उससे पहले ही सामने से आता हुआ मिहिर अबीर को अपने कैबिन में आने को कहता है। उसे देवांशी के बारे में जरूरी बात करनी थी। मिहिर का कैबिन। मिहिर अपने कैबिन में चेयर पर बैठे पिछले आधे घंटे से देवांशी की रिपोर्ट के पन्ने को पलट रहा था, जिसे देख अब अबीर का गुस्सा बढ़ने लगा था। अबीर गुस्से से मिहिर को घूरते हुए कहता है, तुम कब तक इसी तरह पन्ने को पलटने वाले हो? मिहिर फाइल से अपना चेहरा निकाल अबीर को देखते हुए कहता है, मुझे एक बार पूरी रिपोर्ट तो पढ़ लेने दो, तभी तो मैं कुछ बताऊंगा। 15 मिनट बाद मिहिर फाइल को नीचे डेस्क पर रखता है और एक सीरियस फेस के साथ अबीर, रियांश और रुद्र को देखता है। वो तीनों भी उसे सीरियस फेस के साथ देख रहे थे। मगर गहरी सांस लेकर मिहिर कहता है, मैंने जितना सोचा था अब उससे बहुत बड़ी बात है। अबीर का गुस्सा अब फूटने को था। अबीर गुस्से से दहाड़ते हुए कहता है, अपनी पहेलियां बुझाना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें बुझा दूंगा। मिहिर अबीर को घूर कर देखता है, फिर अपना सरनामे हिलाकर कहता है, भाभी की हालत ऐसी नहीं है जैसी दिखती है। भाभी के पूरे शरीर पर जख्मों के निशान है, जिनमें से कुछ निशान ताजा है तो कुछ बहुत साल पुराने हैं। शायद भाभी जब बच्ची थी तब की, शायद उन्हें बचपन से टॉर्चर किया जा रहा है। साथ ही भाभी की ब्लड रिपोर्ट से मालूम चला है भाभी के ब्लड में कुछ ऐसे केमिकल है जो इंसान के हार्ट को कमजोर करते हैं, और शायद ये केमिकल उन्हें पिछले 8 या 7 सालों से दिया जा रहा है, क्योंकि अभी उनके ब्लड में एक केमिकल है जिसकी वजह से भाभी का हार्ट और इंटरनल ऑर्गन बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि भाभी अब तक जिंदा कैसे है। कोई नॉर्मल इंसान तो कब का मर चुका होता, लेकिन भाभी अब तक जिंदा है। उसका कारण है उनके ब्लड में ये दूसरा केमिकल जो भाभी को जिंदा रखने में मदद कर रहा है। लगता है कोई भाभी को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखना चाहता था। मिहिर अबीर की तरफ देखकर कहता है, अबीर तूने तो भाभी की इन्फॉर्मेशन निकलवाई होगी, तुझे तो मालूम होगा भाभी के साथ ये कौन कर सकता है। रियांश गहरी सांस लेकर कहता है, हमने कोशिश की थी लेकिन भाभी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। रुद्र गुस्से से कहता है, लेकिन रियांश भाई, आखिर कौन होगा जो भाई के साथ इतना बुरा करेगा? इसका जवाब तो अब भाभी ही दे सकती है। मिहिर सीरियस चेहरे के साथ कहता है, लेकिन अबीर अब तक चुप था। वो अपने हाथ में पेपर वेट को लिए बैठा कुछ सोच रहा था। अब ये कोई नहीं जानता था आखिर अबीर के मन में क्या है। मिहिर अब देवांशी की फाइल साइड में रखकर एक दूसरी फाइल उठाता है। रुद्र मिहिर के हाथ में दूसरी फाइल देख क्यूरियोसिटी में पूछता है, मिहिर भाई ये फाइल किसकी है? मिहिर फाइल पढ़ते हुए अपना हाथ रियांश की तरफ करके कहता है, अब वो कौन है ये तो रियांश ही बता सकता है। फिर मिहिर रियांश को घूरते हुए कहता है, वैसे वो लड़की कौन है जिसके लिए तूने हमारे सीनियर डॉक्टर पर गन पॉइंट कर दी थी? मिहिर की बात सुन रुद्र और अभीर भी जवाब के लिए रियांश को देखते हैं। रियांश बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, मुझे नहीं मालूम ये लड़की कौन है। वो और भाभी एक साथ थे जब अबीर भाभी को लेकर आया, और सभी लड़कियों को हमने भेज दिया। उसके बाद सिर्फ वही वहां मौजूद थी, और जब मैं उसके नजदीक जाने की कोशिश की तो वो डर से बेहोश हो गई, साथ ही उसके पूरे शरीर पर चोट हुई। तो मैं उसे यहाँ लेकर आ गया। रियांश की बात सुनने के बाद मिहिर उसे देखते हुए कहता, वैसे मुझे मालूम है, तू जानता है उस लड़की के साथ क्या हुआ है?
फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें ऐसे ही नए नए एपिसोड के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।